हेलो स्टूडेंट्स, बेटे हमने पहले वीडियो में फंडामेंटल पार्टिकल्स की डिस्कवरी के बारे में बात की, जिसमें इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जा स्टडी ऑफ कैथोड रेज, प्रोटॉन की डिस्कवरी जो स्टडी ऑफ एनोड रेज। जब ये दो पार्टिकल डिस्कवर हो गए, एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था, एटम क्योंकि ऑन द होल क्या होता है, न्यूट्रल होता है, तो पीपल वर सेटिस्फाइड कि अभी एक पॉजिटिव था उसके बराबर ही चार्ज किसका है, प्रोटॉन का है, तो इसलिए ये न्यूट्रल है। इसीलिए न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जो है काफ़ी लेट हुई। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के पीछे कैसे आइडिया आया कि न्यूटन की डिस्कवरी देयर मस्ट बी एनी अनदर पार्टिकल, तो उसका आइडिया जेम्स चैडविक को 1932 में आया, काफ़ी लेटर। आप चेक कर सकते किसके कंपैरेटिवली लेटर, एज कंपेयर टू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरेटिवली लेटर। क्योंकि पहले हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से काफ़ी कम होता है, मींस इलेक्ट्रॉन का मास निग्लिजिबल होता है और प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास का 1837 टाइम होता है। इट मीन्स होल मास ऑफ द एटम शुड बी किसके वजह से होना चाहिए मास, तो वो होना चाहिए प्रोटॉन की वजह से। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को आप क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर। इसका मतलब प्रोटॉन्स की वजह से मास है तो इट शुड बी एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या होने चाहिए, इक्वल। बट एक्चुअली जब डिटरमाइन किया गया तो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास मींस एक्चुअल मास ऑफ द एटम सेम नहीं था। तो वहां से आइडिया आया कि यहाँ पे इनसाइड द एटम देयर शुड बी एनी अनदर पार्टिकल, एटम के अंदर कोई और पार्टिकल भी होगा जिसका काफ़ी ज़्यादा मास होगा। पर एटम कौन, क्योंकि ऑन द होल न्यूट्रल होता है तो इसलिए उसका मास तो होगा, उस पर चार्ज नहीं होगा। और इसका नेम भी वो डिपिक्ट करता है न्यूट्रॉन, मीन्स सच अ पार्टिकल विच हैज़ नो चार्ज। तो इसके लिए जेम्स चैडविक ने 1932 में क्या किया था, फास्ट मूविंग क्या ले लिए, अल्फा पार्टिकल्स ले लिए, फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स ले लिए, जिनको क्या किया गया, अल्फा पार्टिकल्स को स्ट्राइक करवाया गया। किन पे स्ट्राइक करवाया गया इसके डिस्कवरी के लिए, ऑन द लाइटर एलिमेंट्स, जो हल्के एलिमेंट्स थे। लाइटेस्ट की हमने कल बात की थी, वो हाइड्रोजन होता है। तो अनदर लाइटर एलिमेंट्स लाइक बेरिलियम, बोरोन, इन पार्टिकल्स के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाएगी। What are alpha particle? They are positively charged high energy वाले क्या होते हैं, helium particles. They are helium ions of high energy. तो सपोज कर लेते हैं बेरिलियम के ऊपर करवाया गया स्ट्राइक। बेरिलियम 4 इज द एटॉमिक नंबर, मास नंबर 9 होता है। बेरिलियम पे अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करवा दी, अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करवा दी ऑन द बेरिलियम आयन और बेरिलियम एटम। जब पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवा दी तो अल्फा पार्टिकल्स क्या हैं, दैट इज हीलियम आयन। जब इस पे बम्बार्ड किया तो क्या नोट किया गया, इट इज नोटेड कि कुछ पार्टिकल वहां से एमिट हुआ है। दैट एमिटेड पार्टिकल has no charge and mass, some mass. So इसलिए उसको डिनोट हमने 0 and 1 से कर दिया है। 0 यहाँ पे लिखा है, इट मीन्स चार्ज उसका कोई नहीं। ये जो पार्टिकल अब यहाँ से निकला है दैट इज नेम्ड एज न्यूट्रॉन। ऐसा ही बोरॉन के साथ भी किया गया, अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करवाएगी तो वहां पे भी क्या प्रोड्यूस हुआ,
न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुआ। तो इन पार्टिकल्स को नाम दिया गया न्यूट्रॉन, और चार्ज तो इस पे था नहीं, इसके लिए इस पर चेक नहीं करना था, बट क्या इस पे मास था। और मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है? न्यूट्रॉन का मास नियरली हम मास ऑफ प्रोटॉन के इक्वल ही लेते हैं। हाँ, थोड़ा सा डिफरेंस है, बिल्कुल थोड़ा सा। उसमें आपने पढ़ा था 1.672 इस टू 10⁻⁻24 ग्राम्स होता है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, दैट इज 1.674, बस थोड़ा सा, यही फर्क है। तो स्लाइटली हैवियर है न्यूट्रॉन एज कंपेयर टू प्रोटॉन, बट हम प्रैक्टिकल कैलकुलेशंस में जहाँ सिंपली हम इसका मास इक्वल ही बताते हैं, तो इट मीन्स अ न्यूट्रॉन इज अ सच अ फंडामेंटल पार्टिकल विच हैज नो चार्ज एंड हैज अ मास इक्वल टू, किसके इक्वल मास है? दैट इज मास इक्वल टू प्रोटॉन। और हमें पता है प्रोटॉन का मास किसके इक्वल था? हाइड्रोजन एटम। सो हम क्या कह सकते हैं कि मास ऑफ द न्यूट्रॉन दैट इज इक्वल टू द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। आफ्टर द डिस्कवरी, अब तीनों की डिस्कवरी हो गई है। किन तीनों की? फंडामेंटल पार्टिकल्स की, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अच्छा, एक बात और, ये जो न्यूट्रॉन होता है, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही एलिमेंट हमें पता है जिसमें न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता, नो न्यूट्रॉन, दैट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का स्टेबल वाला आइसोटोप प्रोटियम, उसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। बाकी मोस्ट ऑफ द जितने बाकी एलिमेंट्स हैं सब में न्यूट्रॉन होते हैं। तो अब ये पता चल गया कि पार्टिकल्स हैं। अब ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनका अरेंजमेंट क्या है। तो हमने पढ़ लिया कि किस तरीके से एलिमेंट्स जो हैं उनमें डिफरेंट फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, बट अरेंज कैसे हैं उसके लिए डिफरेंट मॉडल्स ऑफ एटम्स हैं। तो पहला मॉडल ऑफ एटम हम पढ़ेंगे, दैट इज थॉमसन मॉडल गिवन बाय जे थॉमसन इन 1904। हाँ, पहले डाल्टन ने ये तो बता दिया था कि स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, बट उन पार्टिकल्स के अंदर क्योंकि अब हमें नई चीज़ पता चल गई है, तो उनका अरेंजमेंट कैसा है वो चेक करने के लिए पहला मॉडल जो था जे थॉमसन ने दिया था, उसके अकॉर्डिंगली जो एटम है दैट इज स्फेरिकल, स्फीयर होता है। कैसा होता है? स्फीयर होता है। अब यहाँ पे स्फीयर तो नहीं ड्रॉ कर सकते, यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर सकते, बट क्योंकि 2 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन नहीं कर सकते, तो लाइक स्फीयर, बॉल देखिए, जैसे आपने बॉल, क्रिकेट बॉल होती है। तो व्हाट मोर इज सजेस्टेड, स्फेरिकल है पहली बात। दूसरी चीज क्या बताई कि जो आउटर सरफेस है, आउटर सरफेस के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज कहां चला गया? पॉजिटिव चार्ज आउटर सरफेस पे है, मतलब हमने अब तक जो पढ़ा उसके अकॉर्डिंगली प्रोटॉन्स आउटर सरफेस पे, एंड द इलेक्ट्रॉन्स दे आर एम्बेडेड इन दिस पॉजिटिव चार्ज, लाइक कहीं कहीं पे बिखरे हुए हैं, एम्बेडेड है, धसे हुए बीच में। ऐसा कहीं देखा है आपने? बच्चे, जब आपके घर में पुडिंग बनती होगी, खीर बनती होगी, तो रेजिन्स जो होंगे इस तरीके से आपकी कटोरी में, आपके बाउल में तैरते होंगे। तो इसीलिए इस मॉडल को जो था उसको पुडिंग मॉडल बोला गया था, बिकॉज रेजिन्स और these electrons they are like those raisins in the pudding, तो इसलिए इनको नाम दे दिया पुडिंग मॉडल। जब इसकी रिजेम्बलेंस एक और चीज के साथ है, वाटरमेलन है, आप उसको कट करते हो, 2 पार्ट्स में कट करते हो, तो आपने देखा होगा इसी तरीके से कि बाकी सारा एरिया जो होता है रेड है, बीच बीच में क्या होते हैं? सीड्स होते हैं उसके, दे आर एम्बेडेड ब्लैक एंड। तो इसलिए इस मॉडल को पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल बोलते हैं, जिसमें
थॉमसन ने बोला था आउटर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज पूरे स्फीयर पे कहीं कहीं पे स्कैटर्ड है और एम्बेडेड है, ठीक। बट ये जो थॉमसन मॉडल था जल्दी ये क्या हो गया, फेल हो गया। इसकी लिमिटेशन है, क्या लिमिटेशन थी, इसके बाद वाले जो एक्सपेरिमेंट्स हुए उन एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। बाद वाला कौन सा एक्सपेरिमेंट था जिसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, उधर रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो इसके बाद रदरफोर्ड ने सोचा कि मैं भी चेक करके देखता हूँ ये जो बोल रहे थॉमसन इज इट राइट। बट जब थॉमसन की मॉडल की इस स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से एक्सप्लेनेशन लेने की कोशिश की गई तो इट फेल्स, तो ये फेल हो गया। तो इसलिए नेक्स्ट मॉडल जो है इसके फेलियर के बाद दैट इज अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है, दैट इज रदरफोर्ड मॉडल। तो उस मॉडल की फेलियर के बाद फर्दर रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पहले डिस्कस करेंगे, रदरफोर्ड मॉडल डिस्कस करने से पहले। व्हाट आर द डिटेल्स, एक्सपेरिमेंट एक सेट किया गया जिसमें अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1909 में एक अल्फा पार्टिकल का सोर्स ले लिया, उस अल्फा पार्टिकल सोर्स की बम्बार्डमेंट करवा दी मेटल फॉयल पे। कौन सी मेटल फॉयल यूज़ की गई, गोल्ड मेटल यूज़ की गई, गोल्ड मेटल फॉयल पे बम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल करवा दी गई। उसकी मेन ऑब्जर्वेशंस क्या थी, जब वो गोल्ड फॉयल के ऊपर बम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल करवाई गई, ऑलरेडी मैंने आपको बताया अल्फा पार्टिकल दे आर हाई स्पीड पॉजिटिवली चार्ज्ड हीलियम आयन। तो उन हीलियम आयन की जब बम्बार्डमेंट करवाएगी तो कैसी ऑब्जर्वेशंस थी, यही मैंने छोटी सी गोल्ड फॉयल बनाई है, उसको थोड़ा सा मैं एनलार्ज करके बना लेता हूँ, थोड़ा सा एनलार्ज करके उसका डायग्राम बना देते हैं, वन पार्ट बना रहा हूँ। तो उसकी ऑब्जर्वेशन पहली थी कि जो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स हैं, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जब बम्बार्ड किए गए, मोस्ट ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, वो डिफ्लेक्ट किए बगैर, दैट इज पास्ड अनडिफ्लेक्टेड, डिफ्लेक्ट किए बगैर ही पास हो गए। उनको डिफ्लेक्ट करने की जरूरत, उनकी डिफ्लेक्शन जो है जीरो थी, नहीं हुई उसमें डिफ्लेक्शन, तो कोई डिफ्लेक्ट नहीं हुए। नियरली अबाउट 99.9% जो हैं वो डिफ्लेक्ट ही नहीं हुए। एक अनदर इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन थी, वो क्या थी अनदर इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, वो कुछ ऐसी थी कि सम ऑफ द पार्टिकल दैट डिफ्लेक्टेड एट सम एंगल, कुछ एंगल्स पे डिफ्लेक्ट हो गए। तो मैंने बोला मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास हो गए, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स पास हो गए, पर यह भी बोला कि कुछ एंगल्स पे डिफ्लेक्ट हो गए। और एक अनदर ऑब्जर्वेशन भी थी, वेरी फ्यू, बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल्स जो थे, दे कम बैक ऑन इट्स पाथ, अपने ही पाथ पे वापस आ गए, दे कम बैक ऑन द इट्स पाथ। वो कितने के पार्टिकल्स थे जो अपने पाथ पे वापस आ गए, दैट इज 1 आउट ऑफ 20,000। कहीं अगर 20,000 अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड हुए हैं तो उनमें से एक अल्फा पार्टिकल अपने पाथ पे वापस आ, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। 3 ऑब्जर्वेशंस थी, सबसे पहली ध्यान से याद रखनी है कि पास हो गए, दूसरा वेरी फ्यू दैट डिफ्लेक्टेड एट सब एंगल्स, और एक और ऑब्जर्वेशन है कि जैसे वो स्ट्राइक किया, जिस पाथ पे वो गए उसी पाथ पे बहुत ही कम, सिर्फ 20,000 में से कहीं एक पार्टिकल जो है वो वापस आया।
तो उन ऑब्जर्वेशन की क्या ले लेते हैं हम, एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं कि वो जो 3 ऑब्जर्वेशन थी उनको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट सपोज करिए आप बॉल से खेल रहे हैं, सामने फेंकते हैं आप, अगर तो ओपन स्पेस है तो क्या बॉल पास हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बॉल पास हो जाएगी, सीधे चली जाएगी अगर कोई ऑब्स्टेकल नहीं है। तो वहां पे क्या पड़ा था, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड अनरिफ्लेक्टेड। इट मींस क्या एक्सप्लेनेशन हो गई कि मोस्ट ऑफ द स्पेस जो है ज्यादा, मतलब 99.9% स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। खास बात है कि एटम के अंदर 99.9% स्पेस क्या होता है, खाली होता है। पर सपोज करते हैं कि ऐसे आप मारते हो बॉल को तो कहीं थोड़ी सी टकरा जाती है साइड के साथ। अब अगर उसी का एक थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना देंगे, एक एटम का डायग्राम बना देंगे, वो कुछ इस तरीके का कि मोस्टली पास कर रहे थे तो वहां से लगा कि स्पेस क्या है, खाली है। अब अगर सपोज करते हैं यहां से कोई बॉल पास कर रही है, मींस अल्फा पार्टिकल पास कर रहा है, जैसे वो इसकी एज पे टकराएगा क्या होगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा, सम एंगल पे डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये बॉल जैसे किसी की एज पे टकराएगी क्या हो जाएगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी। इट मींस रास्ते में क्या आ रहा है, कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, कोई मटेरियल आ रहा है। अब डिफ्लेक्ट हुई बॉल की बात नहीं करनी है, अल्फा पार्टिकल्स। तो अल्फा पार्टिकल्स मैंने क्या बताया था, क्या होते हैं, कौन से चार्ज होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं। इट मींस इनसाइड द एटम क्या है, एनी अदर पॉजिटिव चार्ज है जिससे बॉल क्या हो गई, रिपेल हो गई, वहां से डिफ्लेक्ट हो गई। तो पहली चीज थी कि एम्प्टी है, दूसरा इनसाइड द एटम देयर इज पॉजिटिवली चार्ज्ड मास। तो दूसरी चीज आ गई कि पॉजिटिवली चार्ज मास होता है एटम के अंदर। अब तीसरी ऑब्जर्वेशन है, अगर मैं यहां से इसको स्ट्राइक करता हूं, रास्ते में कोई चीज आ गई, कुछ भी आ गया तो क्या होगा, वापस आ जाएगा। कितना, वेरी फ्यू बोला है मैंने, वेरी फ्यू बोला है, तो टकरा के वापस आ जाएगी। तो ऐसा ही कोई अल्फा पार्टिकल सपोज करते यहां जाता है, इस हैवी पार्टिकल पे स्ट्राइक करता है और वापस उसी पे आ जाता है अपने पाथ पे ही। तो इसका मतलब तीसरा क्या था, इनसाइड द एटम देयर इज हैवी पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। पॉजिटिव चार्ज है वो पहले कंफर्म हो चुका है, अब ये कंफर्म हुआ कि उस बॉडी का कुछ मास भी है। तो ये जो 3 हमने क्या ली, एक्सप्लेनेशंस ली, इसके बेस पे क्या हो सकता है, उस मॉडल की हमने एक मॉडल क्रिएट किया, जहाँ रदरफोर्ड ने मॉडल क्रिएट किया, उस मॉडल की पिक्चर कैसे होगी। तो उस मॉडल जो उस पे बेस था अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पे, वो कैसा था रदरफोर्ड का मॉडल, उसके अकॉर्डिंगली ऐसा सुजेस्ट किया गया कि देयर आर 2 पार्ट्स इनसाइड द एटम। एक पार्ट को नाम दे दिया न्यूक्लियस। व्हाट इज न्यूक्लियस अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड? रदरफोर्ड के अकॉर्डिंगली न्यूक्लियस क्या था, न्यूक्लियस क्या है, दैट इज द पॉजिटिवली चार्ज बॉडी present inside the atom in which whole mass of the, क्योंकि उसमें पॉजिटिव चार्ज था तो अभी तक पॉजिटिव चार्ज कौन सा पता है, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है, तो इसलिए बोला गया इन विच होल मास ऑफ द एटम लाइज। सो न्यूक्लियस क्या है, एटम के अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है जो हैवी है, साइज उसका वेरी स्मॉल, पॉजिटिवली चार्ज हैवी बॉडी प्रेजेंट इनसाइड द atom, that is called as nucleus, and the size of that positively charged body that is very small। ये कैसे पता चला कि वेरी स्मॉल है, क्योंकि हमने देखा था 20,000 में से कहीं एक अल्फा पार्टिकल वापस आ रहा था, तो इट मीन्स जो स्ट्राइक जिसके साथ करके वापस आया वो हैवी बॉडी क्या है, बहुत छोटी है। तो
तो ये हो गया पार्ट क्या, न्यूक्लियस, जिसपे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। ये जो दूसरा इसका पार्ट है दैट इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियस के अलावा जो पार्ट है उसको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट बोल देंगे। तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट जो है दैट इज area around the nucleus, that is called as the extra nuclear part, and in that extra nuclear part there are some orbits in which electrons are revolving with very high speed. What is suggested in the extra nuclear part around the nucleus, electrons are revolving with the very high speed at some fixed orbit. कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट्स हैं न्यूक्लियस के आसपास जिनमें इलेक्ट्रॉन बहुत हाई स्पीड पे रिवॉल्व कर रहे हैं। ये जो मॉडल है बेटे, इसको हम न्यूक्लियस की डिस्कवरी क्योंकि इस मॉडल के थ्रू हुई थी तो इसलिए इसको न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम भी बोल देते हैं। इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम बिकॉज न्यूक्लियस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द रदरफोर्ड। अब दूसरी बात, हमने बोला कि एक चीज यहां स्टैटिक है और बाकी क्या कर रही है, इसके अराउंड कुछ ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रही हैं। ऐसे कहीं रिजेम्बलेंस है जहां पे एक चीज स्टैटिक है और बाकी कुछ और चीजें फिक्स्ड ऑर्बिट्स में उसके अराउंड रिवॉल्व कर रही हैं? यस, ऑफ कोर्स, आपने पढ़ा ही है सबने, दैट इज सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम ऐसा है जहां पे सन क्या होता है, स्टैटिक, और बाकी जो प्लैनेट्स है उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं कुछ ऑर्बिट्स में। तो इसीलिए ऑन द बेस ऑफ दैट सोलर सिस्टम इस तरीके का है, तो इसको प्लैनेटरी मॉडल भी बोल देते हैं। मींस न्यूक्लियस इज लाइक सन विच इज स्टैटिक और इलेक्ट्रॉन्स लाइक प्लैनेट्स विच आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस at very high speeds in some fixed orbits. एक और चीज है, मैंने आपको बॉल की एग्जांपल दी थी, यहाँ पे अब रेडियस ऑफ एटम और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का रेडियस बहुत छोटा होता है। कितना छोटा होता है? नियरली 10⁻⁻15 मीटर्स में इसको हम मेजर कर सकते हैं। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस दैट इज नियरली 10⁻⁻15 मीटर। और ये जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है, मतलब अराउंड दैट जहाँ तक शेल्स हैं, उसको हम क्या मानते हैं? एटम मानते हैं। और एटम का रेडियस जो है वो नियरली कितना है? 10⁻⁻10 मीटर्स है। तो आप देख सकते हैं, अगर कंपैरिजन करते हैं तो रेडियस ऑफ एटम इज नियरली दिस मच टाइम्स लार्जर। कितने टाइम्स लार्जर है एज कंपेयर टू न्यूक्लियस का रेडियस से? अगर आप देखते हैं तो नियरली 1,00,000 गुना ज़्यादा बड़ा है। तो अगर आप क्रिकेट की बॉल को एज ए न्यूक्लियस ले लेते हो ना, तो रेडियस कितना होगा एटम का? एटम का रेडियस है इसके आसपास का 5 किलोमीटर का एरिया, नियरली इसके आसपास का 5 किलोमीटर का एरिया। तो अगर क्रिकेट के साथ बात करें तो बॉल क्या है? न्यूक्लियस, बट स्टेडियम के साइज से कहीं बड़ा क्या होगा? एटम। एटम का साइज स्टेडियम के साइज से कहीं बड़ा इन द रेडियस ऑफ 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर तक का एरिया जो है वो इसमें कवर हो सकता है। तो आप यहाँ से चेक कर, रदरफोर्ड के मॉडल के बाद हमें ये पता चल गया कि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स क्योंकि हैवी थे, तो इसका मतलब वो कहाँ प्रेजेंट है? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। और इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। उसी के बेस पे फर्दर हमें जो वो है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को डिनोट करते हैं, एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय Z। व्हाट इज एटॉमिक नंबर? सिंपल है, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा, इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन ए एटम, दैट कॉल्ड एज एटॉमिक। एटॉमिक नंबर किसी भी एटम की क्या है? आइडेंटिटी है। अगर क्लास में 2 सेम नाम के बच्चे हो सकते हैं, 2 सेम फादर नेम वाले बच्चे भी हो सकते हैं,
बट उनका रोल नंबर फिर भी सेम नहीं होगा। सो एटॉमिक नंबर जो है Z है तो किसके इक्वल है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल। जितने किसी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे उतना ही एटॉमिक नंबर। हाँ, अगर वो एटम न्यूट्रल है तो सेम इज द नंबर इलेक्ट्रॉन, सेम इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर वो न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी उतना ही होता है। अगर पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज कैसे होता है? बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स कम हैं। किसके कंपैरेटिवली कम है? प्रोटॉन्स के कंपैरेटिवली कम है। और अगर वो नेगेटिवली चार्ज है तो इट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स आर मोर एज कंपेयर टू दी प्रोटॉन्स। तो सिंपल बात है, एटॉमिक नंबर दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, या न्यूट्रल एटम के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आल्सो। मैंने बोला इसको डिनोट करते Z से। दूसरी चीज होती है एटॉमिक मास। यही वो न्यूटन की डिस्कवरी वाला रीजन था कि एटॉमिक मास जो है एटम के मास के साथ रिजेंबल नहीं कर रहा था जो हम बोल रहे थे। तो एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं A से। एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं A से रिप्रेजेंट करते हैं। A क्या होता है? दैट इज द सम टोटल ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। It is the sum of number of protons and neutrons present inside the nucleus of an atom. किसी एटम के न्यूक्लियस में कितने न्यूट्रॉन्स है, कितने प्रोटॉन्स है, उनको ऐड कर दो, दैट इज द एटॉमिक मास, और आल्सो कॉल्ड एज मास नंबर। रिप्रेजेंट किससे करते हैं? A से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? A से। सिंस ये जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है दोनों न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, दैट्स वाई कलेक्टिवली हम इनको क्या नाम दे देते हैं? न्यूक्लियॉन्स भी बोल देते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड एज न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स क्या है? जो न्यूक्लियस के अंदर है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है। अब मैंने बेटे आपको बोला कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ जाएंगे किससे? Z से। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो तो हमें पता चल जाएंगे किससे? एटॉमिक नंबर से। मैंने बोला अगर न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी पता चल जाएंगे। न्यूट्रल है या चार्ज है, दोनों से पता चल जाएंगे। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं अगर पता करने हों, प्रोटॉन्स हमें पता चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स पता कर रहे हैं, पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे पता चलेगा? क्योंकि यहाँ पे तो सम है और यहाँ पे वो है नहीं, तो कैसे पता कर सकते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स? A माइनस Z मीन्स एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। क्यों? एटॉमिक मास क्या है? न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का सम, और एटॉमिक नंबर क्या है? प्रोटॉन्स का सम। माइनस हो जाएंगे तो सिर्फ क्या बचेगा? न्यूट्रॉन बचेंगे। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हो तो ऑलवेज क्या करना है आपको? A माइनस Z और एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। जनरल रिप्रेजेंटेशन किसी भी एटम के लिए हम कैसे करते हैं? यहाँ हमने लिखा होता है बेस पे Z, टॉप पे क्या लिखा होता है? एटॉमिक नंबर। एग्जाम्पल के लिए मैं लिख रहा हूँ हीलियम का एटम, इट मीन्स 2 इज द एटॉमिक नंबर, 4 इज द एटॉमिक मास। मैं लिख रहा हूं बेरिलियम का, इट मीन्स 4 इज द Z, A कितना है? 9। इन द सेम वे मैं लिखता हूं सोडियम का, इट मीन्स कितना है एटॉमिक नंबर? 11। जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 11। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 11। बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? दिस माइनस दिस। 23 माइनस 11 मीन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर 12। सिमिलरली किसी का भी लिख सकते हैं यूरेनियम। किसी भी एलिमेंट को सिंबलाइज करना है तो उसके बेस पे क्या होता है? उसका एटॉमिक नंबर होता है, जिससे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स या प्रोटॉन्स पता चलते हैं, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स पता चलते हैं। टॉप पे क्या होता है? एटॉमिक मास या मास नंबर भी बोलते हैं, और उससे क्या पता चलता है? सम पता चलता है, दोनों चीज़ों का टोटल पता चलता है। किन दोनों चीज़ों का पता चलता है टोटल? न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए मैंने आपको बता दिया है फार्मूला। तो बेटे अगर वीडियो जितना भी मैंने आज करवाया आपको
न्यूटन की डिस्कवरी, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड मॉडल, थॉमसन मॉडल। अगर ये सारा समझ आया होगा तो प्लीज़ लाइक जरूर करिए वीडियो को, कमेंट कीजिए। अगर पॉजिटिवली कुछ आपको और कुछ देखना है वो भी कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पे नए हैं, और थैंक्स फॉर द सब्सक्राइबर मोर देन 1K।